Okay. Okay. So good evening everyone. आप सभी को नमस्कार. ये हिंदी माध्यम के लिए है. इसमें जितने अभ्यर्थी हैं, मीडियम क्या है, हिंदी या इंग्लिश? मिक्स है, राइट? सो ओके. एक्चुअली क्या बीच में शुरू करूं तो फिर लगता है क्या वो दोनों लैंग्वेज एक लैंग्वेज. सो मैं इस सेक्शन में आप लोगों से जुड़ रहा हूं इस ख्याल से कि मैं बिहार पढ़ा दूं, राइट? सो इट्स ज्योग्राफी ऑफ बिहार. इसके लिए मुझे कहा गया, ये पेन वाइट ले लूं, ठीक है. ज्योग्राफी ऑफ बिहार, बिहार का भूगोल है और इस भूगोल को पढ़ने में आपको अपना सा लगेगा, है ना? अपनी लैंड का, अपने क्षेत्र का भूगोल पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा अप्रोच बता देता हूँ, फिर आपको लगेगा कि हम आवाज सही है, समझ पा रहे हैं? अप्रोच क्या है कि हमारे पूरी स्टडी में जो आप प्री पढ़ते हैं ना, प्रीलिम्स का ज्योग्राफी, उसमें एक हिस्सा होता है जिसको हम सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहते हैं. इसमें क्रमबद्ध भूगोल है जिसमें हम वर्ल्ड को पढ़ते हैं. जो आपका फिजिकल होता होगा, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, या फिर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, नहीं आपने पढ़ा होगा. इसमें हम क्लास 11 एंड 12 के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और इसको छोड़ के कुछ ना पढ़िए, राइट? कोई भी डिफरेंट सोर्स हो, डिफरेंट बुक्स हो, उसको मत पढ़िएगा. पिछले 5 वर्ष के क्वेश्चन को देखिएगा तो सारा का क्वेश्चन उसी अराउंड मिलेगा, बिल्कुल लाइन से मिल जाएगा आपको, तो वो पढ़ लीजिए. फिर दूसरा सेक्शन है हमारे रीजनल ज्योग्राफी, उसको हम प्रादेशिक भूगोल कहते हैं. इसका 2 हिस्सा है. एक हमारा इंडिया है, इसको फिर क्लास 11 से पढ़ते हैं, नहीं? और एक हमारा हिस्सा है बिहार, जिसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है? 3 हिस्सा हो गया. आगे मत पढ़िए, पीछे से पढ़िए. जितना जितना डिस्टेंस हो उतना अच्छा है. सही बताता हूँ, एक तो क्लोज बैठे हुए हैं और मैं अभी भी आपको बताता हूँ, ये तो ऑनलाइन है और सभी सुन रहे हैं, खत्म नहीं हुआ अभी भी. ऐसा नहीं कि ये चीजें खत्म हो गई सोसाइटी से और आने वाले दिन में नहीं आएगा. 3rd वेव 4th वेव आएगा. हाँ, अनप्रेडिक्टेबल नहीं है. जो झेल चुका है ना, उससे पूछिए कि क्या झेला, राइट ना? कोविड के दौरान जब आपको ऑक्सीजन लगा हो, 10-12 घंटे सोए हो, तब पता कीजिए कि आने वाला लाइफ होगा या नहीं होगा. तो ये मास्क और डिस्टेंस तब फील होगा, राइट? ये बहुत ही ऐसी चीज है, हमने फील किया है, इसलिए मैं बताता हूँ. हाँ, फिर इस क्लास की बातें नहीं बताता हूँ कि ये बातें ऐसे है जिसको आप अवॉइड मत कीजिए. चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, जितने भी ताकत हो आपको, वो चीज आपको फील करा देगा. गो फॉर बिहार. अब ये देखो, बिहार का जो अप्रोच मैं बता दे रहा हूँ या इंडिया का अप्रोच, इसमें दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, उसके बाद बिहार पे आओ. एक होता है जिसको हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं वर्ल्ड के रेफरेंस में, ठीक है? जैसे आपको विंड एक चैप्टर आ गया, रिवर्स एक चैप्टर आ गया, माउंटेन्स एक चैप्टर आ गया, उसको हमने पूरे विश्व में पढ़ लिया. ये अप्रोच जो है, ये सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है जो आपको 11-12 की बुक में पढ़ा. एक ऐसा चीज है जिसको हम टॉपिक को रीजन के सेंस में पढ़ते हैं. जैसे आपने इंडिया के ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें लोकेशन साइज मिला होगा, फर्स्ट चैप्टर. उसके बाद फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया मिला होगा, भारत की भू आकृति, नदियां, जलवायु. फिर मानवीय पक्ष मिला होगा. वो जैसा इंडिया में मिला वैसा ही बिहार में पूरा कर लीजिए तो बिहार से क्वेश्चन गलत नहीं होगा. एस्पेक्ट समझ गए? रीजनल ज्योग्राफी मींस स्टडी ऑफ पर्टिकुलर रीजन इन डिफरेंट टॉपिक्स. एक रीजन को, मान लीजिए कि आपको डिस्ट्रिक्ट को ही पढ़ना है, तो डिस्ट्रिक्ट को क्या करेंगे, हम ब्लॉक्स याद कर लेंगे. वो उसका पॉलिटिकल एरिया हो गया. फिर उसका फिजिकल एस्पेक्ट याद कर लिया, उसके रिवर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो स्टडी का हो गया आपके लोकल का. उसी तरह जो है हमारे बिहार का है रीजनल स्टडी है, यानी कि प्रादेशिक अध्ययन है. और इसके लिए आप जो है पीटी का सेक्शन देख रहे हैं, तो फैक्ट्स जितना पढ़ लीजिए उतना अच्छा है. कॉन्सेप्ट कम पूछता है,
बिहार के क्वेश्चन में देखिएगा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं के बराबर होते हैं, फैक्ट्स ज्यादा होते हैं, राइट। और पीटी में वो बच्चे ज्यादा क्लियर कर पाते हैं जिनको 60% फैक्ट्स एक बार में याद हो, सेकंड संशय ना हो। समझ गए? ऐसा नहीं कि मैं फैक्ट्स ही पढ़ाने जा रहा हूं, आपको बताता हूं कि दोनों चीज याद होना चाहिए। सो पहला चैप्टर जैसा आपने इंडिया में पढ़ा होगा क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक में, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ऐसे आप टॉपिक बनाइए बिहार साइज एंड लोकेशन, राइट। सो स्टार्ट फ्रॉम देयर, बिहार लोकेशन एंड साइज, ऐसा कुछ लिखा हुआ, बिहार लोकेशन एंड साइज, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे बिहार स्थिति और आकार। देखो ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब मैं इस क्लास शुरू करने से पहले बताता हूं, ये बिहार की पहचान भी है। चूंकि बिहार के लोगों का हिंदी बहुत अच्छा होता है, राइट, हिंदी आता ही होता है, ब्लड में होता है। और अगर ये एरिया थोड़ा साथ दे दे तो दोनों ही लैंग्वेज प्रॉपर होता है। होता यह है कि बिहार में जो पढ़ाई है उसमें हम ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ते होते हैं, है ना, हमारे जो ट्रांसलेशन बेसिस बेहतर होता है, बट कम्युनिकेशन शॉर्टेज होता है, वहां पे हमें कमी होती है। लेकिन ये दोनों के दोनों आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है कि आप दोनों लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं और दोनों में महारत हासिल कर सकते हैं। सो लोकेशन की बात करूं, है ना, लिखिए पहले लोकेशन, लोकेशन दैट इज स्थिति। अब देखो लोकेशन जो है उसको पहले समझो, लोकेशन का अर्थ क्या होता है और किस सेंस में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। एक लोकेशन होता है जिसको बोलते हैं हम जियोमेट्रिकल लोकेशन, और एक लोकेशन होता है उसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल लोकेशन, या उसको जियोपॉलिटिकल लोकेशन भी कहते हैं। जब ज्योग्राफी से जुड़ जाता है तो होता है जियोपॉलिटिकल लोकेशन, राइट। आवाज सही नहीं है, आवाज कहां से होगा, यहां से, तो यहां से बढ़ाऊं तो प्रॉब्लम आएगा। आवाज ऑडिबल नहीं है, आपको एसी प्रभावित कर रहा होगा, है ना। या फिर देखो वार्म अप होगा क्लास तो साउंड थोड़ा और मेरा बढ़ भी जाएगा, सुनने की कोशिश कीजिए। सो मैं फिर सुनाता हूं कि लोकेशन जो है स्थिति दो होता है। एक स्थिति होता है जिसको जियोमेट्रिकल या हम कहते हैं ज्यामितीय, और एक लोकेशन होता है जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक, राजनीतिक, ऐसा। तो दो लोकेशन को हम देखते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अक्षांश देशांतर, है ना। अक्षांश और देशांतर क्या हो गया, ज्यामितीय लोकेशन हो गया। ये कहां गया, न्यू क्या हुआ, तो गया, हाँ आ जाएगा, आ तो जाए, हाँ वेरी गुड, मेरा गया। एनीवे जियो पॉलिटिकल क्या हुआ, दो बता, लिखिए इंट्रोडक्शन लिखिए। मेरे क्लास में ये है कि हम नोट्स साथ लिखते हैं और वो नोट्स हमारा फाइनल नोट्स होता है, राइट। जो मेरे साथ लिखिए वो आपका फाइनल नोट्स है, और जिस बच्चे का नोट्स अच्छा है वो पास करता है, ठीक है। उन चीजों को कई बार पढ़िए, है ना। सो लिखिए इसको, अवस्थिति को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, अवस्थिति को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो लिखो, लोकेशन कैन बी डिस्क्राइब इन टू वेज, लोकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू वेज। अवस्थिति को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। दूसरी चीज, लिखने में सहज फील करें। ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं, भाग रहे हैं और अगले दिन पता चला कि आपको फ्रेंड कॉल करके बता रहे हैं कि ये मुझे पूरा कर दो, है ना। सो सहज होके समझ के लिखें। सो अवस्थिति दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। एक लिखो ज्यामितीय, द फर्स्ट इज जियोमेट्रिकल। लिखो फर्स्ट लोकेशन जियोमेट्रिकल, इसको डिफाइन भी कर ले।
लिखिए ज्यामितीय अवस्थिति को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिखो ज्यामितीय स्थिति को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। लिखो ज्योमेट्रिकल लोकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड by using latitude and longitude. Geometrical location can be described by using latitude and longitude. ज्यामितीय अवस्थिति को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। सेकेंड है जियोपॉलिटिकल। लिखो भू राजनीतिक। लिखो भू राजनीतिक अवस्थिति मैं इसको लिखा दिया, ये क्या होता है? हाँ ठीक है, सेटता होगा। लिखिए भू राजनीतिक अवस्थिति मानचित्र पर राजनीतिक अवस्थिति को व्यक्त करता है। Geopolitical location denote the political location of area, in reference to the neighbor countries and neighbor states, in neighbor countries or neighbor states। हिंदी में लिखिए राजनीतिक मानचित्र को व्यक्त करता है जो पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध को बताता है। जब पड़ोसी देश, हाँ पड़ोसी ना पंखा मच लेगा, पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्य के साथ संबंध को बताता है। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने दो उद्देश्य को सामने रखा कि एक उद्देश्य है जिसमें हम अक्षांश देशांतर के द्वारा बिहार को पढ़ेंगे, और एक ऐसा जो पड़ोसी राज्य के साथ जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके रिलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि याद हो जाए। रटना न पड़े। सो आप ऐसा कीजिए कि पहले जियोमेट्रिकल लिखिए भू राजनीतिक, जियोमेट्रिकल, पहला हेडिंग डालिए जियोमेट्रिकल और भू राजनीतिक। लिख लिया। अब इसमें क्या कीजिए कि आप बिहार का एक रफ स्केच मैप बना लीजिए। जब बनता हो तो बहुत अच्छा है, और जैसा भी बनता हो वो आपको हेल्प करेगा। ऐसा कुछ हमने बना लिया जो देखने में बिहार जैसा लगे। ठीक है, तो जिससे हम सीमा को बता पाएं कि इसका जो लास्ट लिमिट है वो कैसे है। सबसे पहले देखिएगा कि इसको हमने मैप को लिया तो हमारे पास एक ग्लोब है ऐसा। यहाँ पे देखिएगा 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के बाद लाइंस फॉलो होते हैं, ऐसा लाइंस फॉलो होते हैं। इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, और यहाँ से ये लाइन फॉलो होता है, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे कुछ पढ़िएगा। सो ये ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड जो है ये देशांतर है, और जो नॉर्थ साउथ है वो अक्षांश है। अब देखिए 0 डिग्री के बाद भारत का जो लोकेशन बनता है वो भारत का लोकेशन यहाँ बनता है। यहाँ पे देखिएगा भारत की स्थिति बनती है। तो कभी कभी भारत से जोड़ के बिहार को भी पूछ देगा भारत या बिहार का वर्ल्ड में लोकेशन जियोमेट्रिकली कहाँ है ना। आप जैसे जनरल बच्चे की तरह पढ़ते होंगे तो आप पढ़ते होंगे नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। ऐसा डायरेक्शन आप पढ़ते होंगे। तो आप ग्लोब पे देखिए कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर है, तो ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ, और ये डायरेक्शन जो हुआ ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, है ना। सो सिंपल सा क्वेश्चन आए कि ग्लोब पे विश्व में भारत या बिहार की स्थिति दोनों की ना किस डायरेक्शन में है, इन नॉर्थ ईस्ट। सो फर्स्ट लाइन लिखिए अक्षांशीय दृष्टि से
अक्षांशीय दृष्टि से भारत और बिहार, अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से, अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से भारत और बिहार विश्व के मानचित्र पर उत्तर पूरब में स्थित है। इंडिया एंड बिहार both are located, India and Bihar both are located on the northeastern part of globe, on the northeastern part of globe, right? So geometrically on the northeastern part of globe. ये पहली बातें हो गई। India and Bihar both are located on the northeastern part of globe. ऐसा हमने कहा कि उत्तर पूर्व में स्थित है। अब देखो यहां पे हमने कहा बिहार और इंडिया, भारत दोनों ग्लोब पर उत्तर पूर्व में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? अब देखो हमारा जो इंडिया है या बिहार का एरिया है, इसको यहां सेट कर देता हूं। यहां से आप जुड़ पाएंगे अपने एरिया से। यहाँ पे ये एरिया है जहाँ पे इसको क्रॉस कर दीजिए या कलर कर दीजिए। ये हमारा बिहार है इस ग्लोब पे जहाँ से हमने यहाँ लाया। अब यहाँ पे देखिए ये अक्षांश है जहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 24 डिग्री 20 मिनट ये हमारा साउदर्न लिमिट है। और ये एरिया आपने पढ़ा होगा, आप बताओ 27 डिग्री कितना मिनट? 30 मिनट, है ना? अब हमने मिनट लिख दिया, गलत है, मैं बताता हूं। जब भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं में व्यक्त करते हैं तो हम तीन संकेत को यूज करते हैं। एक जीरो ऊपर पे, एक डबल कॉमा, ऐसा वाला कॉमा। इन तीनों का मीनिंग है, जहां कहीं देखिएगा लिखा होगा, जैसे हमने 24 डिग्री, तो डिग्री आवर्स को बताता है। एक कॉमा जो है मिनट को बताता है, और कहीं पे 2 कॉमा लिखा हो इट मीन सेकेंड को बताता है। फिर हम वो पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचते हैं। और जहां अक्षांश और देशांतर रेखा दोनों कटा हो, आप समझिए कि आपका जियोमेट्रिकली करेक्ट प्लेस है ना? तो देखिएगा जीपीएस जूम करते हैं तो पक्का उस अक्षांश देशांतर पहुंचते हैं। तो ये हमारा ये हो गया साउथ से नॉर्थ। इसको लिख लीजिए, देख लीजिए 3 मिनट का अंतर है। कभी कभी ऐसा ना पूछ के पूछ दे कि कितना डिफरेंस है ना? 3 डिग्री का डिफरेंस है। इसको लिखिए, देखिए जितना फैक्ट्स कलेक्ट कर पाइए समझ के साथ तो बेहतर है। लिखिए बिहार का दक्षिणी अक्षांश, बिहार का दक्षिणी अक्षांश बिहार का दक्षिणी अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट है। 24 डिग्री 20 मिनट है। The southern latitude of Bihar is 24 degree 20 minute। और बिहार का उत्तरी अक्षांश, the northern latitude of Bihar is 27 degree 30 minute। और बिहार का उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है? हाँ, तो ये आपका अक्षांश हो गया। सेकेंड चीज, इसको जोड़िए थोड़ा सा देशांतर के रूप में। ये देखिए जो नॉर्थ से साउथ हमने लिमिट बनाया, अब हमें इस एरिया से इस एरिया की ओर ऐसी रेखाओं की ओर चलना है जो देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करे, है ना? तो यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करता हूँ जिससे अलग नजर आए। यहाँ पे देख लीजिए डिनोट करके इस एरिया में, हाँ ब्रॉड कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, यहाँ पे देखिएगा 58 डिग्री ये 19 मिनट और 58 डिग्री 17 मिनट, ऐसा कुछ देशांतर बनता है। लिखिए, सॉरी 83 है ना? इधर क्या है? 82। अच्छा 82 90 ना?
82 19 और ये है 88, यस 88 17, हाँ इसको लिखिए तो 58 हमने लिख दिया, इसको लिखिए। बिहार का देशांतरीय विस्तार, बिहार का देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में, बिहार इज लोकेटेड ऑन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, बिहार पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका देशांतरीय विस्तार 82 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट तक है। So the latitudinal extent is from 82.19 to longitudinal extent, latitudinal नहीं longitudinal, हाँ 82.19 to 88.17 extent, इसको लिखिए extent, extent means विस्तार, कितना से कितना तक, 82 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट तक है। ठीक है, तो देखिए अक्षांश देशांतर को रटना ये फैक्चुअल काम है, आप इसको रटिए। अब मेन चीज ये है कि इसके आधार पर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है उसको मैं यहां लाता हूं। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो भारत के मानक देशांतर से जो बिहार का टाइम है आगे है या पीछे है, ऐसा क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। मैं सबसे पहले बताता हूं कि इन दोनों को ऐसा देख लीजिए कि हमारा ये किशनगंज है और हमारा वेस्ट चंपारण है, ये दोनों एरिया है। हमने दोनों एरिया के लॉन्गिट्यूड को लिखा 82 और 82, रफली ऐसे लीजिए 82 एंड 83 कर लीजिए। ऐसा हुआ ना, कितना डिग्री का अंतर हुआ, 5 होता है, ये कितना डिफरेंस हुआ 5 डिग्री। और आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि आपका जो ये लाइन है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, एक लाइन के बीच जो होता है 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है, और सरफेस पे 111 किलोमीटर का अंतर होता है, समझ गए। तो इन दोनों में से कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देगा। बात समझते हैं कि किशनगंज और पश्चिमी चंपारण के बीच एक्चुअल टाइम डिफरेंस कितना है, राइट ना, क्या हो जाएगा 5 into 4 ना, कितना हो जाएगा तकरीबन 20 मिनट, है ना। सो लिखिए इसको, लिखो देशांतरीय दृष्टि से, लिखिए देशांतरीय दृष्टि से किशनगंज और पश्चिम चंपारण के बीच 20 मिनट का अंतर है। ऑन लॉन्गिट्यूडनल बेसिस द टाइम डिफरेंस बिटवीन वेस्ट चंपारण एंड किशनगंज इज अबाउट 20 मिनट, 20 मिनट के करीब है, ठीक है। क्योंकि पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच 5 देशांतर का अंतर है। बिकॉज द डिफरेंस ऑफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, a difference of 5 degree longitude between eastern limit and western limit. पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच 5 देशांतर का अंतर है, और टाइम में कितना अंतर हो गया, हाँ 20 मिनट का। अब थोड़ा सा यहां पर रुकिए, इसको समझिए, 1 मिनट समझो। ये चीज हमारा ये पूरा अर्थ है, और अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी रोटेट करती है। रोटेट करने में क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जब सूरज की रोशनी जाएगी तो उसको कवर करने में 4 मिनट लगेगा, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर, इट मीन्स ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ। इट मीन्स देखिए कि ये जो टाइम हुआ, सपोज हमारा किशनगंज का है, ये 11:20 हुआ हो,
तो हमारा चंपारण का टाइम क्या हो जाएगा? हाँ, पश्चिम की ओर पीछे होगा, पूरब की ओर आगे होगा। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इस सेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। तो या ऐसा पूछ देगा कि भारत की मानक देशांतर से बिहार का समय आगे है या पीछे है? आगे हुआ ना। ईस्टवर्ड, देखिए ईस्टवर्ड प्लस होता है और वेस्टवर्ड माइनस होता है। तो किशनगंज से चंपारण का टाइम क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। क्लियर ना? यानी कि पीछे की ओर जाने पे हम पर लॉन्गिट्यूड 4 मिनट माइनस करेंगे और पूरब की ओर जाने पे पर लॉन्गिट्यूड 4 मिनट प्लस करेंगे, ठीक है। सो यहां पे लिख भी लो, इसको लिख लीजिए। लिखिए, भारत के मानक देशांतर से बिहार का पूर्वी क्षेत्र और बिहार का भू राजनीतिक क्षेत्र आगे है। लिखो, द जियोपॉलिटिकल एरिया ऑफ इंडिया, जियोपॉलिटिकल एरिया ऑफ बिहार। अच्छा, लिखते जाइए। इसका द रिकॉर्डेड सेंस भी आपके पास होगा ना? हाँ, पता है मुझे। हाँ, लिखिए, भारत के मानक देशांतर से भारत का बिहार का पूर्वी क्षेत्र समय के अनुसार आगे के टाइम जोन में है। क्लियर, एडवांस है। सो उसको लिख लीजिए। द जियोपॉलिटिकल एरिया ऑफ इंडिया ऑफ बिहार, जियोपॉलिटिकल एरिया ऑफ बिहार is located in forward location according to time zone. Forward location according to time zone. तो कितना है आप अपना जोड़ के बता सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछता हो तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जितना भी जोड़ दे या फिर पूछ दे किशनगंज से चंपारण आगे है या पीछे है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात बताता हूं। जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्लियर हो गया होगा, राइट? बिल्कुल फैक्चुअल है, पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे हमने अभी लिखा 82, 83, ऐसा गलती ना हो जाए। या फिर साउथ से 24, 27 वाला। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड बातें हैं कि कभी कभी पूछ देता है इस ग्लोब पे भारत बिहार की स्थिति में क्लाइमेट पूछ देता है और उस समय कई ऑप्शन आते हैं। आजकल 5वां ऑप्शन भी आने लगा है ना। तो एक पर्सन था अरस्तु, सभी लोग जानते होंगे, हर एक विषय में उनका कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने पहली बार विश्व में ये अक्षांशीय क्षेत्र दिए थे, जिसको अभी तक सारे ज्योग्राफर फॉलो करते हैं, है ना। जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया, पोलर एरिया, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र। तो देखिए वो यहाँ पे उन्होंने जो कहा था, ये कहा था 23.5, 66.5, ऐसा नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो उसके अनुसार जो है बिहार का लोकेशन जो पड़ता है अपर एरिया में पड़ता है, यानी कि 23 के बाद पड़ता है। नहीं तो आप इसको कह सकते हैं कि बिहार किस जोन में आएगा, ट्रॉपिकल आएगा, टेम्परेट आएगा या पोलर आएगा? यहां तो टेम्परेट आ रहा है ना। लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आज के दिन में पूछा जाता है उसमें एक कॉन्सेप्ट यहां जुड़ता है 30 to 40 का, समझ रहे हैं। इस एरिया को एक्चुअली बाद के ज्योग्राफर, हम्बोल्ट जैसे ज्योग्राफर ने चेंज किया और इसको सब ट्रॉपिकल कहा, राइट ना। सो अगर आपका लैंग्वेज ऐसा हो कि अक्षांशीय दृष्टि से बिहार का लोकेशन किस जलवायु प्रदेश में है, राइट ना, तो 30 से ऊपर क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल ना। बात समझ गए। आमतौर पे 100% बच्चे बनाएंगे कि ट्रॉपिकल है नहीं, बट ट्रॉपिकल तो 23.5 में खत्म हो जाता है। आपका अभी लैटिट्यूड हमने क्या लिखा है, साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार कहां शुरू होता है, 24, 20 ना, तो 23.5 से बियॉन्ड हुआ ना, हुआ। तो लैटिट्यूड लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके देखिए तो आपको करीब आने की सहूलियत मिलेगा।
लैटिट्यूड के अनुसार इंडिया क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल में। क्लियर? अगर पूछे बिहार की जलवायु कैसी है, इंडिया की इक्विवेलेंट हुआ तो मानसून जलवायु है, ट्रॉपिकल मानसून हो गया। अंतर हुआ दोनों में। पहला क्वेश्चन हुआ कि अक्षांश के अनुसार बिहार किस क्षेत्र में आता है, सब ट्रॉपिकली में आता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाए बिहार की जलवायु कैसी है, मानसून जलवायु है, चूंकि मानसून इफेक्टेड एरिया है। तो दोनों लैंग्वेज में कभी कभी क्या होता है, जब हम लाइंस को रटते होते हैं ना चुटकांश से, तो वहां पे लगेगा कि ट्रॉपिकल लिखा है, समझ गए? तो दोनों को लिखिए, लिखिए, अवस्थिति में ही पढ़ रहे हैं, लोकेशन पढ़ रहे हैं। लिखिए अक्षांश के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, लिखिए अक्षांश के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड बिहार इज लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरिया। बिहार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अक्षांश के आधार पर बिहार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है? इंडिया इज लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरिया। ये चलता नहीं क्या? हाँ, तो भींग जाएगा। बोलिए ना, पंखा से वो यहाँ ये साउंड इफेक्ट होता है। सो इंडिया इज लोकेटेड इन क्या, सब ट्रॉपिकल एरिया। क्लियर हुआ? लिखिए सेकंड फैक्ट्स यहां पे लिखिए। लिखिए जलवायु की दृष्टि से, हाँ थोड़ा ह्यूमिड लग रहा है। बिहार ही बात, कोई इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरिया। बिहार के कई, भारत के कई जलवायु हैं, उसकी चर्चा नहीं करनी है हम। जब इंडिया पढ़ाए तो इंडिया की चर्चा करें। यहां पे लिखिए जलवायु की दृष्टि से, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, लिखिए जलवायु की दृष्टि से बिहार उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में आता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, India is located, Bihar is located in tropical monsoon climate. इसको हमने लिखा ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। बिहार जो है किस जलवायु प्रदेश में है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु प्रदेश में है। ठीक है? अच्छा, अब उससे भी थोड़ा ज्यादा आगे जाके आपको चेक कर सकता है। देखो बिहार में जो वर्षा होती है 110 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है ना? 110 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो आर्द्र हुआ, वेट हुआ। तो इसमें एक सेकेंड ऑप्शन जोड़ दें, वेट ट्रॉपिकल, है ना? ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल वेट मॉनसून क्लाइमेट, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वर्षा कितनी होती है, 110 से ज्यादा, और 75 सेंटीमीटर से कम होती तो ड्राई कहते हैं। सो बिहार का मोस्ट ऑफ एरिया वेट एरिया है, और उसका जो करेक्ट आएगा दैट इज द वेट मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है? वहां पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो क्लाइमेटिकली दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसा ऑप्शन देखो, आपको टाइम तो कम होता ही है, कम समय में ऐसे क्वेश्चन का डिसीजन लेना होता है। ठीक ना? तो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेक्स्ट ईयर रिपीट किया, उसका लैंग्वेज चेंज किया। आप देखो कई बच्चे ठगाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन ठगा गए, वही क्वेश्चन होगा, उसका लैंग्वेज चेंज कर देगा। सो क्लाइमेट के अनुसार हो गया। हम लोगों ने जियोमेट्रिकली बिहार को पहचाना कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ग्लोब पे कहाँ पे लोकेशन है, इन चीजों को पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे बिहार का जियोपॉलिटिकल लोकेशन लिखिए, भू राजनीतिक अवस्थिति, जियोपॉलिटिकल लोकेशन, भू राजनीतिक स्थिति, जियोपॉलिटिकल लोकेशन, भू राजनीतिक अवस्थिति।
इसको थोड़ा सा ओके। अब भू राजनीतिक अवस्थिति में आपको लोकेशन से क्वेश्चन होता है। जो लोकल लेवल पे पढ़ते हैं तो हम उन चीज़ों को जोड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट से, राइट ना। जियो पॉलिटिकल में पहले सराउंडिंग देन डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पे देखिएगा कि नेपाल है, बिहार का उत्तरी क्षेत्र। यहाँ पे देखिएगा वेस्ट बंगाल एरिया है, ये पूर्वी क्षेत्र। ये हमारे पड़ोसी राज्य यूपी हैं, मोस्ट ऑफ यूपी के बच्चे भी बिहार देते हैं, है ना, देखिएगा। और ये हमारा पुराना राज्य का हिस्सा झारखंड है ना। ये इस तरह का हमारा सराउंडिंग एरिया बनता है, राइट। अब इससे बहुत सारे फैक्ट्स आपको जुड़ के आते हैं। तो नेपाल जो है इसका एक इंटरनेशनल कंट्री हुआ, जिससे इंटरनेशनल सीमा हुआ और 3 राज्यों से जुड़ी हुई सीमा है। सो जियोपॉलिटिकली पहला स्टेटमेंट लिखिए बिहार की राजनीतिक सीमा, द जियोपॉलिटिकल बॉर्डर ऑफ बिहार, द जियोपॉलिटिकल बॉर्डर ऑफ बिहार ओके, जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऑफ बिहार, भारत बिहार की भू राजनीतिक स्थिति। क्या लिखा आपने? जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऑफ बिहार। हाँ, इसमें मैसेज पढ़ने पे और डिस्टर्ब होता है। हाँ, कुछ बच्चे का मैसेज आया तो। सो जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू नेपाल and 3 neighbor states। लिखो बिहार के भू राजनीतिक सीमा नेपाल और 3 पड़ोसी राज्यों से जुड़ी हुई है। नेपाल और 3 पड़ोसी राज्यों से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये पहला फैक्ट्स के रूप में याद कीजिए। अब यहां पे देखिएगा कि बिहार का अंदर का पॉलिटिकल लिखा दो, ऐसे भी जो बिगनर्स है उनके लिए हो जाएगा। लिखिए, इसके उत्तर में नेपाल स्थित है। इन द नॉर्थ ऑफ बिहार देयर इज अ लोकेशन ऑफ नेपाल, ये नेपाल इज लोकेटेड। इन द साउथ झारखंड, इन द नॉर्थ ऑफ बिहार नेपाल इज लोकेटेड। इन द साउथ झारखंड, eastern border is shared by West Bengal. Eastern border is shared by West Bengal. पूर्वी सीमा बंगाल से जुड़ी हुई है और पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। And the western border is shared by उत्तर प्रदेश। So ये फैक्ट्स आपको सबको आता होगा। अब बात करते हैं बिहार को कैसे याद करें। देखो, एग्जामिनेशन से पहले एकेडमिक होता है। एकेडमिक क्या होता है कि हम उसको बहुत अच्छा से जानते हैं, तब जाके फैक्ट्स अटैच होता है। जैसे मैं हमेशा बताऊंगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो फैक्ट्स कहीं पिनअप करने के लिए आपको दीवार चाहिए, है ना। देखिएगा कि हमारे दीवार है या बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं तो चीजें जगह पे, हवा में तो अटैच होता नहीं ना। तो जब भी किसी राज्य को, किसी देश को, विश्व को पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका पॉलिटिकल एरिया आपको याद होना चाहिए, उसके ब्लॉक्स याद हो, डिस्ट्रिक्ट याद हो, लोकेशन याद हो। तब आपको पता चलेगा कि वहाँ का इंडस्ट्री ये है, नहीं उसका पॉपुलेशन इतना है, तब जुड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बिहार के मैप पे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन पता हो। एडमिनिस्ट्रेशन का पहला ये है कि आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट आपके रडार पे हो कि इसका लोकेशन कैसा है। और इसके लिए क्या करो कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन को पढ़ो तो क्लासिफाई कर दो, वर्गीकृत कर दो, तब फिर टुकड़ों में याद करना आसान हो जाता है। इस बिहार के मैप को मैं वर्गीकृत कर देता हूं, जिससे याद रहेगा कि एक मैं इस रीजन में बनाता हूं। फर्स्ट एरिया जो आपका नेपाल बॉर्डर का है, आप इसको जियोपॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली कह सकते हैं कि तराई रीजन हुआ या फिर नॉर्थ बिहार हुआ, है ना। ये वाला एरिया नॉर्थ सेंट्रल बिहार हुआ, 2 हिस्सा हो गया। ऐसे ये हुआ कि साउथ बिहार,
along with झारखंड एंड साउथ सेंट्रल बिहार हो गया। तो इसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट को याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, लिखिए राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से बिहार के जिलों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पॉलिटिकली द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। राजनीतिक तौर पर बिहार के जिलों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पॉइंट्स कर लीजिए पहले तो इजी हो जाएगा। सो पहला लिखिए नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, उत्तरी जिले। उत्तरी जिले जिनकी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स शेयर्ड बाय नेपाल और द शेयर्ड बाय, ऐसे लिखिए द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट क्लोज टू नेपाल। ऐसे जिले जिसकी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। इसको पूरा करें। अब इसमें देखो, आपने याद किया होगा कि नहीं पता नहीं, मैं मार्क करता हूं, अगर कोई बताए तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। ऐसा हमने लाइन किया, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। जिसने मैप वर्क किया होगा उसे याद होगा। हमने एक को अलग कर लिया, बताओ ये कौन है। हाँ, कभी कभी ऑप्शन आ जाएगा कि शिवहर का बॉर्डर नेपाल से जुड़ा हुआ है या नहीं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जरूर आता है बट बॉर्डर नहीं टच करता है। इसको लिखिए 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 बिहार के उत्तरी जिले इस प्रकार हैं। दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। उत्तरी जिले इस प्रकार हैं। द फर्स्ट वन वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर को भी नहीं लिखा है मैंने, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको इस तरह लिखिए और याद कीजिए। क्लास में ही याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, जिसने काम ना किया हो। सबसे पहले लिखिएगा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद सेकेंड वन वो लिखिए आप पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड द लास्ट वन किशनगंज। लास्ट वन किशनगंज। याद हुआ? पहला वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी। हाँ, तो रटिएगा मत, मैप पे विजुलाइज कीजिएगा, याद हो जाएगा। मैं बताता हूं कि ज्योग्राफी में ये है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ज्योग्राफी में ये है कि हम फेस याद करते हैं, फैक्ट्स नहीं याद करते हैं। अगर आपको फेस याद है देन फैक्ट्स खुद आएगा। तो मैप भी ये सारे चीज को लोकेट करके उसको रिकॉल कीजिए। तो ये बातें हो गई। बॉर्डर कर लेते हैं, फिर सेंटर और इसमें आएंगे। नॉर्दर्न सभी याद हो गए, इसमें जोड़ दीजिए। स्पेशल केस लिख दिया है इस लगा के शिवहर। लिखो शिवहर उत्तरी जिला है। शिवहर इज नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट। शिवहर उत्तरी जिला है, लेकिन इसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है। शिवहर इज नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट but border is not associated with Nepal. But border is not associated with Nepal. ठीक है ना। तो ये कहानी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ना इस एरिया को आइए, पहले बॉर्डर कर लेते हैं फिर सेंट्रल एरिया में, दोनों में आएंगे। यहाँ पे जो वेस्टर्न बॉर्डर है इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जो कौन से जिला है जिसका यूपी बॉर्डर है और इस सेंस में, तो यहाँ पे पहले उसको मैं कर लूँ। ये गोपालगंज है, यहाँ सिवान है, सारण है, बक्सर है, भोजपुर है और यहाँ पे कैमूर है। नहीं, मैं इसको नंबर दे दूं, इस वाले को अदर कलर से कर दीजिए तो पहचानना आसान हो जाएगा। मैं इसको कर देता हूं यूपी बॉर्डर
और इसको क्या कीजिए, अब नंबर दे दीजिए साइड में, जिससे कि आपको याद हो जाए। यहां भी 7 है ना। हमें नॉर्थ टू साउथ याद करना है। मैप से देखो, पहले रफ पे याद कर लो। मैं बताता हूं, कभी कभी देखिएगा कि एटलस हम पूरी जिंदगी देखते होते हैं और 192 कंट्री नहीं याद होता है। प्रॉब्लम होता है कि नहीं। और देखो, ये क्लास 6 के बच्चे को क्लास में मैप लेके बैठा, 192 कंट्री 2 क्लास में सुना दिया। इजी है कि नहीं। ये मेन चीज है कि आप एक जगह पे कैसे कंसंट्रेट करते हैं। जितनी चीज मैं पढ़ा रहा हूं, अब भी आप फोकस करके पढ़िए और घर पे जाके, रूम पे जाके 45 मिनट टाइम दीजिए, तो आपको लगेगा ये चीज मेरा है। राइट। सो मेन चीज है वहां पे कंसंट्रेट करना। छोटी छोटी चीज है, कोई क्वेश्चन टफ होता ही नहीं, इंफॉर्मेशन पूछते हैं वो, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए, फिर पड़ोसी से बात करेंगे। ठीक है। सो लिखे यहाँ सेकेंड पॉइंट करके लिखिए, नॉर्दर्न बॉर्डर हमने लिखा। दूसरा लिखिए, लिखिए बिहार के वो जिले जिनकी सीमा, बिहार के वो जिले जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। लिखो, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शेयर द बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश। द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शेयरिंग बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश। बिहार के वो जिले जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि वो नॉर्थ से नहीं शुरू करेंगे। हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, उसको आप लिखते चलिए। नंबर 1 वेस्ट चंपारण, द सेकेंड वन गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, and this one कैमूर। ऐसे फिर से मैं रिपीट करता हूं, ऐसा कर लीजिए तो और भी याद हो जाएगा। 3 नॉर्थ वाले पहले कर लीजिए, 4 वाला, और फिर साउथ वाला गंगा के दक्षिण वाला अलग से कर लीजिए, है ना। सो 3 जो दक्षिणी वाला एरिया है, बक्सर, भोजपुर एंड कैमूर को अलग कर लीजिए, एक बार में याद हो जाएगा। और जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, उसमें चंपारण, वेस्ट चंपारण से लेके सिवान तो कलेक्ट कर लीजिए, सारण तक। सो लिखिए, नॉर्थ टू साउथ में बता रहा हूं। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, देन कैमूर। ये हो गया हमारा यूपी बॉर्डर। क्लियर। अब इधर कर लीजिए ईस्टर्न बॉर्डर। लिखिए वेस्ट बंगाल बॉर्डर। लिखिए पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई सीमाएं और सीमा, द बॉर्डर विथ वेस्ट बंगाल। यहां पे 3 है, बताइए कौन कौन सा। सबसे नॉर्थ किशनगंज, फॉलोड बाय कटिहार, पूर्णिया, कटिहार। हाँ, वेरी गुड। कटिहार लास्ट में आएगा, पूर्णिया पहले है। लिखिए लिखिए बिहार के पूर्वी जिले जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ है, द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शेयरिंग बाउंड्री विथ वेस्ट बंगाल आर द फर्स्ट वन किशनगंज, द सेकेंड वन पूर्णिया एंड थर्ड वन कटिहार। हाँ, 3 है। अब हमारे पास साउदर्न डिस्ट्रिक्ट आ गया। साउदर्न डिस्ट्रिक्ट को अगर हम कंप्लीट कहें, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में जो ये झारखंड की सीमा से जुड़े हुए हैं, है ना। तो कुछ ज्यादा हो गया, इसको मिटा देते हैं। ओके। सो इस तरह की चीजों को प्रमोट कीजिए, यहां से शुरू कीजिए और इस एरिया तक आइए। ये मैंने कैमूर को हटा दिया, ऐसा हटा देता हूं, और यहां से आप इसको जोड़िए। पहला रोहतास हो गया, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। क्लियर? क्लियर हुआ?
सो नंबर दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? सो राइट, लिखिए दक्षिणी बिहार, द साउदर्न बिहार शेयरिंग बॉर्डर विद झारखंड। लिखिए दक्षिणी बिहार के जिले जिसकी सीमा झारखंड के साथ जुड़ी हुई है। राइट? सो द डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउदर्न बिहार हैविंग बाउंड्री विथ झारखंड। सो द फर्स्ट वन रोहतास। रोहतास को हिंदी में ही लिखें तब भी कोई नहीं चलेगा। द सेकेंड वन औरंगाबाद। तीसरा गया। चौथा, पांचवा जमुई। उसके बाद बांका एंड भागलपुर। सो लिखे द डिस्ट्रिक्ट विथ शेयरिंग बॉर्डर विथ झारखंड। ठीक है? पश्चिम से पूर्व, देखिए मैं बताता हूं, चूंकि मेरे क्लास में पहली बार है, आमतौर पे याद करने के लिए डायरेक्शन फॉलो करते हैं। राइट ना? आप अपनी इमेज बना लीजिए और इसको पश्चिम से पूर्व की ओर एक जर्नी कर जाइए, अरेंज कर जाइए सीरीज में। कभी कभी ऐसा है कि जब क्वेश्चन आता है, कोई वर्ड्स आपको अरेंज करने के लिए देता है, आपको कौन सा सीरीज सही है। अभी तक बिहार के क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहा है, फैक्ट्स रहा है। सो लिखिए द फर्स्ट वन रोहतास, फॉलोड बाय सेकेंड वन औरंगाबाद, फिर गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। अब देखिए हमारे पास सारे सराउंडिंग एरिया याद हो गया। याद हुआ ही नहीं? पहले से भी याद होगा। कितना याद था पहले? परसेंटेज? ये सारे डिस्ट्रिक्ट विजिबल थे। आप कह सकते थे कि ये रेंज में है, सीक्वेंस में है। अगर नहीं थे तो इस रूप में याद कीजिए। अब हमारे पास बच क्या गया? 2 एरिया ना? बताइए कौन कौन सा बच गया? नॉर्थ सेंटर एंड साउथ सेंटर। इस पे काम करते हैं। याद हो जाए तो फिर इजी हो जाएगा, फिर टॉपिक पे आ जाए। देखिए हमारा जो ये एरिया खत्म किया, उसके बाद हमारा एरिया पड़ता है नॉर्थ सेंटर, है ना? तो नॉर्थ सेंटर में यहां पे देखिएगा मुजफ्फरपुर है, और मुजफ्फरपुर से जस्ट सटा हुआ साउथ में आपको वैशाली नजर आएगा। जस्ट 2 लाइन को फॉलो कर लेंगे तो यहां पे देखिएगा उत्तर में दरभंगा नजर आएगा, और दरभंगा से सटा हुआ 2 डिस्ट्रिक्ट नीचे फॉलो होगा, समस्तीपुर एंड बेगूसराय। क्लियर? यहां पे आपको एक डिस्ट्रिक्ट फॉलो होगा, दैट इज सहरसा, और सहरसा से सटा हुआ आपको डिस्ट्रिक्ट फॉलो होगा नीचे, वो खगड़िया, और ईस्टर्न साइड में आपको मधेपुरा। ये नॉर्थ सेंट्रल बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक बार मैप पे वर्क करना बहुत जरूरी है। राइट ना? अगर आपको सीक्वेंस याद है ना, तो फिर बॉर्डर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कर पाइएगा। ठीक है? सभी फैक्ट्स तो लिखाना मुश्किल है, फिर भी एक लाइन फॉलो करते हैं। उसके साउथ वाला लाइन हमने इमेजिनेशन के तौर पे क्या किया, इसका 2 लेयर बनाया, सिर्फ मधेपुरा को छोड़ के, है ना? हमने एक नॉर्दर्न बॉर्डर बनाया और उसका नीचे का पेयर याद किया। ठीक है? हमने भी ऐसे आपकी तरह काम किया। सो मुजफ्फरपुर, उसको फॉलो कौन कर रहा है? वैशाली। दरभंगा को फॉलो कौन कर रहा है? समस्तीपुर, बेगूसराय। उसके बाद सहरसा को कौन फॉलो कर रहा है? खगड़िया। और मधेपुरा को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है? लिखे तो सेंट्रल बिहार, नॉर्थ सेंट्रल बिहार, नॉर्थ सेंट्रल बिहार। मैं लाइन पे ही पेयर करके लिखा देता हूं जिससे कि याद रहे, है ना? आप लिखिए मुजफ्फरपुर, वैशाली, इसका पेयर हमने बनाया वैशाली। हाँ, क्या हुआ? मुजफ्फरपुर, क्या क्या हुआ? वैशाली। उसके बाद दरभंगा, हाँ ये इसको बनाए नीचे इसका पेयर, समस्तीपुर, बेगूसराय। उसके बाद सहरसा, सहरसा का पेयर बना दीजिए,
क्या बना? सहरसा का पेयर क्या बना? खगड़िया। और मधेपुरा को ईस्टर्न बना दीजिए, इसका कोई पेयर नहीं, ठीक है ना, इट इज मधेपुरा। तो आपको पूरा का पूरा पूरा नॉर्थ बिहार याद हो गया नहीं? अगर आप टर्म याद कीजिए, ज्योग्राफी में जब भी आपको डिटेल याद करना हो तो सिर्फ टर्म्स को लीजिए और फिर उसको लिख जाइए। जैसे हमने कहा नेपाल बॉर्डर, तो आपको सारे स्टेट्स ही सामने आ गए। फिर हमने कहा नॉर्थ सेंट्रल बिहार, तो आपको ये सारे स्टेट्स एक बार नजर आएगा कि नॉर्थ सेंट्रल में ये सारा है, ठीक है। सो नाउ गो टू साउथ सेंटर। साउथ सेंटर, अब देखिए साउथ सेंटर में हमारा जो सबसे बड़ा एरिया शुरू होता है वो पटना शुरू होता है, नहीं? साउथ सेंटर का बड़ा एरिया पटना, और पटना से जो साउथ में दो नए जिले शामिल हो गए हैं, एक नए जिले एक पूरा पहले से था, अरवल और जहानाबाद। इससे सटा हुआ ईस्टर्न एरिया में क्या हो गया? हाँ, नालंदा, वेरी गुड। और इधर में शेखपुरा और लखीसराय, पहले लखीसराय फिर शेखपुरा और मुंगेर, लास्ट क्या हो गया? मुंगेर। मैं लिखाता हूं, इसको लिखे पटना को, यहां पटना का पेयर बना दीजिएगा, याद रहेगा। पटना के साउथ में क्या हो गया? अरवल और जहानाबाद, उसके बाद नालंदा, उसके बाद लखीसराय, उसके बाद शेखपुरा एंड द लास्ट में मुंगेर। हाँ लिखिए, सभी डिस्ट्रिक्ट याद हुए? इसको लिखिए तो साउथ सेंटर। लिखिए दक्षिणी मध्य बिहार, लिखिए दक्षिणी मध्य बिहार या साउथ सेंट्रल बिहार। लिखिए साउथ सेंट्रल बिहार में पटना, और पटना का पेयर बना दीजिए साउथ में अरवल और जहानाबाद। इसके ब्रैकेट में आगे लिख जाइए जिसका पेयर बनता हो। आपको ऐसा नहीं कि इसका पेयर बनता, मैं कहाँ लिखने के लिए, इसके साथ याद करने के लिए कह रहा हूं। तो पटना का पेयर जो याद रहेगा बॉर्डर की साइड में, वो अरवल और जहानाबाद। उसके बाद लिखिए नालंदा, नेक्स्ट वन नालंदा। नालंदा को फॉलो कौन सा किया? लखीसराय, और उसके बाद शेखपुरा एंड द लास्ट वन मुंगेर। मुंगेर लास्ट वाला मुंगेर। अब देखो एक चीज बताओ, हम लोगों ने हाफ एन आवर एक्सरसाइज किया। बिहार को हमने मोटे तौर पे 1 2 3 4 5 और 6 भागों में बांटा। हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हो गए? 6, है ना। पहले नेपाल बॉर्डर या विथ नेपाल, यूपी बॉर्डर विथ यूपी, झारखंड बॉर्डर या साउदर्न बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल बॉर्डर। जो बीच का एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा गलती होता है, उसको आमतौर पे छोड़ भी देते हैं बच्चे, चलो ऐसे ही जंगल है ना। तो ये आपका मुजफ्फरपुर से लेके मधेपुरा तक कर लीजिए, और यहाँ पे पटना से लेकर मुंगेर तक कर लीजिए। फिर पूरा बिहार लगेगा, आपकी इमेज पे है, रडार पे है, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होगा फिर याद करना आसान हो जाएगा। कभी कभी हम एक फैक्ट्स को कई बार पढ़ते हैं तो लगता है परिचित सा है, अपना सा है ना। वंस आपने मैप कर लिया है तो लगेगा ये ज्योग्राफिकल चीजें हमारे थॉट का है, मेरे थॉट का है, वो समझ में आ जाएगा। सो ये पहला अप्रोच था जिसमें मैंने चाहा कि लोकेशन बताऊं। लोकेशन को रिकैप कीजिए कि हमने 2 लोकेशन बताया। पहला लोकेशन ज्योमेट्रिकल, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अब याद हो जाएगा, ठीक ना। टाइम कैलकुलेशन याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन याद हो जाएंगे। फिर हमने पॉलिटिकल बताया आपको, पॉलिटिकल लोकेशन ऑफ बिहार। इस डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो गए होंगे। अब देखो साइज में आमतौर पे फैक्ट्स पूछता है, अकॉर्डिंग टू साइज जो है भारत में बिहार का कौन सा स्थान है, तो सभी रटते भी हैं कि साइज के अनुसार बिहार का जो रैंक आता है 13th रैंक आता है, पॉपुलेशन के अनुसार 3rd रैंक आता है। नहीं, ऐसे फैक्ट्स को हम रटते हैं। इसको भी लिख लीजिए साइज में।
लिखिए बिहार का आकार आयताकार है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप। हाँ, बिहार का आकार आयताकार है, रेक्टेंगुलर इन शेप। बिहार का आकार के अनुसार, साइज के अनुसार भारत में सॉरी बिहार का आकार के अनुसार भारत में 13वां स्थान है, 13th रैंक है, और जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान है। ठीक है, और सब जितने टॉपिक आएंगे तो बिहार के रैंकिंग को वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक था बिहार के संदर्भ में आपको बताया और उस संदर्भ से जोड़ने की कोशिश किया। थोड़ा सा नाउ वी कैन गो फॉर। सो दूसरा चैप्टर लिखिए, द सेकेंड वन फिजियोग्राफी। हाँ, फिजियोग्राफी, और इन ब्रैकेट यू राइट प्लस जियोलॉजी ऑफ बिहार, दोनों चीज, भू आकृति और भूगर्भिक संरचना। भू आकृति और भूगर्भिक संरचना दोनों एक साथ पढ़ते हैं। चूंकि मेंस का क्लास होता, आमतौर पे मेंस में बिहार से क्वेश्चन कम आते हैं, आप देखिएगा इंडिया से ही पूछता है, तब भी जियोलॉजी जो है वहां पे जरूरी होता है। यहाँ कुछ फैक्ट्स है जो जानना जरूरी है, फिर फिजियोग्राफी को डिटेल करेंगे। तो आपने लिख लिया फिजियोग्राफी ऑब्लिक भूगर्भिक संरचना। ठीक है, सो भू आकृति और भूगर्भिक संरचना जियोलॉजी। अब यहां पे देखिए बिहार जो है ये अपना बिहार है, ऐसा आर के लक्ष्मण के कार्टून की तरह ऐसा मैंने बना दिया है ना। सो लाइक दिस, ये ऐसा नहीं कि मैंने स्केल पे बनाया है, आर के लक्ष्मण इसलिए कि वो फास्ट बनाते हैं ऐसा कहा। बिहार का जो है इस तरह का फिगर है, मैप है। इसमें देखोगे कि बिहार का जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताता हूँ, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया। मैं अगर को क्रमिक रूप से बताऊं तो 1 2 3 4 ऐसा सीक्वेंस बनेगा, राइट ना। बिहार की जितनी भू आकृति है उसका जो रैंकिंग बनेगा पुराने से नए क्रम में, वो ऐसा बनेगा। ये देखिएगा, ये एरिया आर्कियन एरिया है, आर्कियन सबसे पुराना। जो आपका जमुई, वांका, भागलपुर का एरिया, इधर का एरिया हुआ, जो दक्कन के पठार का एरिया है, और बिहार का सबसे पुराना एरिया आता है जहां खनिज मिलते हैं दक्षिण में। ये एरिया है जो आपका रोहतास और आपका कैमूर का एरिया है, ये आपका विंध्याचल का एरिया है। विंध्याचल सतपुरा श्रेणी का पूर्वी विस्तार आता है। और ये वाला एरिया है जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, वो आपका शिवालिक है, या इसको हम बोलते हैं तृतीय कल्प का बना हुआ भू आकृति। और जो बीच का एरिया है, ये एरिया, ये प्लीस्टोसीन युग का है। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया तो ये खत्म हो गया, इसको मैं समझाने के लिए लिखा हूं, इसको अच्छे से लिखते हैं। पहला हेडिंग लिखिएगा भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्केल, और एक मैप बना लीजिए जिसको मैं बता पाऊँ डिटेल यहाँ से। जैसा हमने रफ मैप बनाया है वैसा बना लीजिए। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ लैंडफॉर्म्स
जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ लैंडफॉर्म्स। लिखिए भूआकृति का भूगर्भिक इतिहास, भूआकृति का भूगर्भिक इतिहास। सबसे पहले लिखिएगा दक्षिण पूर्वी बिहार, साउथ ईस्टर्न बिहार, दक्षिण पूर्वी बिहार, साउथ ईस्टर्न बिहार। हाँ, लिखिए दक्षिण पूर्वी बिहार में जमुई, बांका और भागलपुर का क्षेत्र आता है। इन साउथ ईस्टर्न बिहार द डिस्ट्रिक्ट्स आर जमुई, बांका एंड भागलपुर। अब तो मैप याद होगा, डिस्ट्रिक्ट याद पता चल रहा होगा। सो वी हैव 3 डिस्ट्रिक्ट्स। क्या क्या? हाँ, हमने सीक्वेंस में लिखा, ठीक ना, हमेशा लिए ऐसे याद कीजिए। लिखिए यह क्षेत्र दक्कन के पठार का हिस्सा है। दिस रीजन इज द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। यह दक्कन के पठार का हिस्सा है, इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटूज। दक्कन के पठार का हिस्सा है। हाँ, एक बच्चा देखिए इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रोहतास जो है एज टचिंग बोथ स्टेट यूपी एंड झारखंड। हाँ सही है। ठीक उसी तरह देखिएगा किशनगंज का है, किशनगंज टचिंग इन नेपाल ऑल्सो एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो। ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ये क्वेश्चन बनाने के क्रम में आपको बहुत डेवलप हो जाता है अगर आपको इतना याद है तो। सो ये हो गया सबसे पुराना हिस्सा है। कौन कौन सा? दक्कन के पठार का हिस्सा है। और सेकंड लिखिए इसके चट्टान आर्कियन युग के हैं। द रॉक ऑफ दिस रीजन बिलोंग्स टू आर्कियन सिस्टम। आर्कियन सिस्टम। हमने लिखा है दक्षिण पूर्वी बिहार, दक्षिण पूर्वी बिहार, और इसके हमने जिले लिखा है, वो जिला था जमुई, बांका एंड भागलपुर। और तीसरा चीज हमने लिखाया कि इसके चट्टान सबसे पुराने आर्कियन युग के हैं। ऐसा लिखा है ना? आर्कियन समझ में आया किसी को? आर्कियन पहली बार इस क्लास में यूज हुआ। आपको प्रीलिम्स क्लास के शुरू में वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा, है ना? तो वहां पे हम लोगों ने इयोन्स पढ़ा है। इयोन्स में आपने पढ़ा होगा, हेडियन पढ़ा होगा, आर्कियन पढ़ा होगा, प्रोटेरोजोइक पढ़ा होगा, फेनरोजोइक पढ़ा होगा, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। पढ़ा? सुना ना? जैसे हमारा इतिहास है ना, ऐसे इतिहास होते ना, मानव का इतिहास होता है, कहते प्राक इतिहास। ऐसा इतिहास जिसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट ना हो, है ना? उसके बाद कहते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, समकालीन इतिहास। ऐसे हमारी हिस्ट्री ऑफ अर्थ है जिसको हम डिवाइड करते हैं इयोन्स, एराज, पीरियड्स एंड इपोक। ये जो इयोन्स है ना, उसका एक हिस्सा हुआ। 4 इयोन्स में बताता हूं, एक इयोन्स का चर्चा यहां हुआ। सबसे पुराना जो इयोन्स था उसको बोलते हैं हेडियन। हेडियन के बाद जो इयोन हुआ उसको कहा आर्कियन। उसके बाद हुआ प्रोटेरोजोइक। और अभी का जितना हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, जिसका आपके पास एविडेंस है, वो फेनरोजोइक का हिस्सा है, राइट ना? तो ये उस एज का है, सबसे पुराने क्रम का, आर्कियन एज का। अगर इतना मैं इम्फेसिस इसलिए दिया, अगर पूछ दी बिहार का सबसे पुराना हिस्सा कौन सा हिस्सा है, ये 4 ऑप्शन में कौन सा है? ये दक्षिण पूर्वी बिहार का, ये आपका एरिया भागलपुर, बांका और जमुई का एरिया है ना, इज द ओल्डेस्ट एरिया जो आर्कियन रॉक हुए। ठीक है। इसके बाद का एरिया ये आता है, लिखिए लिखिए दक्षिण पश्चिमी बिहार, दक्षिण पश्चिमी बिहार। लिखिए साउथ वेस्टर्न, लिखिए साउथ वेस्टर्न बिहार, दक्षिण पश्चिमी बिहार। लिखिए इस बिहार में, इस क्षेत्र में रोहतास और कैमूर को सम्मिलित करते हैं। वी इंक्लूड रोहतास एंड कैमूर इन साउथ वेस्टर्न बिहार। And these areas are known for
डिफरेंट जियोलॉजिकल कैरेक्टर। लिखो यह क्षेत्र अपनी अलग भूगर्भिक संरचना के लिए जाना जाता है। सो दीज एरिया नोन फॉर डिफरेंट जियोलॉजिकल कैरेक्टर। दीज एरियाज मीन्स कौन? रोहतास एंड कैमूर। अब ये जियोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है? ये हमारा विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। आप सब कभी कभी सुनते होंगे कि लाइमस्टोन बहुत मिलता है, नहीं उस एरिया में सीमेंट इंडस्ट्रीज भी लगाना बहुत आसान है ना, क्योंकि जियोलॉजी ऐसा है कि विंध्याचल का पूरा स्ट्रक्चर लाइमस्टोन का बना हुआ है, जो आपका एमपी से शुरू होके या कहिए कि गुजरात से शुरू होकर कंटिन्यू होकर आया है। तो ये एरिया भारत का एक ऐसा एरिया है जो विंध्याचल श्रेणी मिडिल एज का बना हुआ श्रेणी है, और यहाँ पे लाइमस्टोन मिलते हैं। अगर जियोलॉजी जान गया, प्लेसेस जान गया, तो उसको बिना कंफ्यूजन के बना सकते हैं आप। सो लिखिए यह क्षेत्र विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। दिस एरिया इज रिलेटेड टू विंध्याचल रेंज। सर क्लास में हूँ, फिर कॉल करता हूँ, ठीक है सर। हेलो हेलो। सो क्या है ये? विंध्याचल का हिस्सा है, ठीक है। विंध्याचल में क्या मिलता है? देखो ये सारे फैक्ट्स पूछते हैं, मैं बताता हूँ जितने डीप होगा। और लाइमस्टोन की चर्चा होगी तो आपको एक बार में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि विंध्याचल है तो लाइमस्टोन होगा, है ना। फिर पूछ दे सीमेंट इंडस्ट्री, तो आपको अटैच हो जाएगा कि यहीं पे सीमेंट इंडस्ट्री होगा, वेस्ट चंपारण इधर में नहीं होगा, राइट ना, कैमूर। सो इसको लिखिए, विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है और यह क्षेत्र चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। दिस एरिया इज फेमस फॉर लाइमस्टोन स्ट्रक्चर। दिस एरिया इज नोन फॉर लाइमस्टोन स्ट्रक्चर। चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, ठीक है। डन हो गया। अब हमारा ये एरिया, ये एरिया क्या है? शिवालिक, हमारा सबसे नया एरिया। अगर इसको हटा दे तो आपने इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया है, हाँ? इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा है? तो मैं उसको जोड़ देता हूँ, शिवालिक है इसलिए। देखिएगा हिमालय की 3 श्रेणी है ना। आमतौर पे ट्रांस हिमालय को छोड़ दीजिए तो ये ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। इतना कॉन्सेप्ट रखिएगा, जो नॉर्थ से साउथ जैसे जैसे आएंगे वो नया होता जाएगा। मैं इसको जियोलॉजिकल एज से जोड़ देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कि सबसे लास्ट वाला जियोलॉजिकल एज जो था उसको बोलते हैं हम सेनोजोइक। क्या नाम था? जो एनसीईआरटी, देखिए मैं बताता हूँ, इससे जोड़ दीजिए, सेनोजोइक, मेसोजोइक एंड पैलियोजोइक। 1 2 3। प्राचीन क्या हो गया? पैलियोजोइक। मध्यकालीन क्या हो गया? सेनोजोइक। क्या हो गया? आधुनिक। समकालीन नहीं, आधुनिक, ठीक ना। अब इसको ज्योग्राफी की भाषा में इसको नंबर भी देते हैं। अब जहां पे नंबर दे देगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा कभी कभी आपको जो ऑप्शन आता है सेनोजोइक के जगह पे टर्शियरी आता है, तृतीय आता है, राइट ना। तो देखिएगा पैलियोजोइक क्या होगा? प्राइमरी, मेसोजोइक सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो हिमालय ओरिजिनेटेड इन सेनोजोइक एरा और टर्शियरी पीरियड। बात समझ गए? तीसरा नंबर है इसलिए क्या हो गया? टर्शियरी। क्लियर हुआ? अब देखिए टर्शियरी का भी कई पार्ट्स हैं, मैं इसको लिख देता हूं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। EOMP ऐसा। जैसे आप पढ़ते होंगे कि सेंचुरी होता है, सेंचुरी से छोटा डिकेड्स होता है, डिकेड से छोटा ईयर्स होता है, उसके बाद मंथ होते हैं। ऐसे जियोलॉजिकल एज में सबसे पहले क्या हुआ? इयोन्स। ये सारा जो है वो फेनरोजोइक का है, इससे पहले का नहीं है, उसको कंफ्यूज नहीं करने की जरूरत है।
ये सभी हिस्सा मैं सेनोजोइक की बात बता रहा हूं, इससे जोड़ने के लिए इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन। बस इस पे थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, 2 मिनट, तो याद हो जाएगा आपको। ये याद हुआ जियोलॉजिकल एज में सबसे पुराना क्या हुआ? एरा, हम एरा की बात करें, पैलियोजोइक, उसके बाद मेसोजोइक, उसके बाद पक्का। ये जो हमने लिखा है, हिमालय का ओरिजिनेशन कब हुआ? टर्सरी पीरियड, सेनोजोइक एरा में हुआ। इसके जो डिफरेंट पीरियड्स हैं, उसको इपोक को हमने सामने लाया। वो इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, हिंदी में भी लिखे तो ऐसा ही है, ट्रांसलेट मत कीजिएगा तो और कंफ्यूजन होगा। आद्यकल्प, महाआद्यकल्प, वो अब चीजें मिक्स हो जाती है। इसको मैंने क्यों लाया, इसको दिखाता हूं। इयोसीन, ओलिगोसीन जो है वो ग्रेटर हिमालय के लिए है, समझते हैं। मायोसीन किसके लिए है? मिडिल हिमालय के लिए है। एंड प्लायोसीन किसके लिए है? अब देखो यहां पे एक जनरल क्वेश्चन आ गया कि हिमालय की भूआकृतियों में भी सबसे पुरानी कौन सी है? इसको ऑफ कर दें तो ज्यादा अच्छा है। क्या हिमालय की श्रेणियों में जो बिहार का हिस्सा वो क्या हुआ? शिवालिक, और शिवालिक का हिस्सा सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं, राइट ना। इसका निर्माण कब हुआ? टर्सरी कल्प में। टर्सरी कल्प के किस हिस्से में? वो हुआ प्लायोसीन में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के लिखिए उत्तर पश्चिमी बिहार। अभी तक हम लोगों ने किया उत्तर, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी। अब लिखिए उत्तर पश्चिमी बिहार, नॉर्थ वेस्टर्न बिहार। लिखिए नॉर्थ वेस्टर्न बिहार, उत्तर पश्चिमी बिहार। लिखिए इस क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र आता है। नॉर्थ वेस्टर्न बिहार is related to the geology of northwestern Bihar is related to a Shivalik range and West Champaran, both related to Shivalik range and what? West Champaran। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, इससे थोड़ा एलोबरेशन कीजिए। लिखिए इसका निर्माण सेनोजोइक कल्प में हुआ था। लिखिए शिवालिक ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सेनोजोइक, शिवालिक ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सेनोजोइक एरा। एरा को कल्प लिखते हैं, इसको हिंदी में ऐसे लिखे सेनोजोइक कल्प। इसका निर्माण हुआ था कब? सेनोजोइक एरा, ठीक है। लिखिए सेनोजोइक एरा के प्लायोसीन इपोक में इसका निर्माण हुआ। इट वाज एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन प्लायोसीन इपोक ऑफ सेनोजोइक एरा, प्लायोसीन इपोक ऑफ इपोक हमने बताया था सबसे बड़ा होता है इयोन्स, इयोन से छोटा होता है एरा, एरा से छोटा होता है पीरियड, और पीरियड से छोटा होता है इपोक। सबसे छोटा यूनिट क्या हुआ? मैं इसको लिखूं तो ऐसा होगा, इयोन्स सबसे बड़ा इयोन्स हुआ, इयोन से छोटा लिखा है एरा, एरा से छोटा पीरियड, पीरियड से छोटा इपोक। ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए लैंग्वेज कैसा होगा। अगर आपको सबसे छोटा यूनिट पूछ दें तो सबसे छोटा यूनिट में हम इपोक पहुंच जाएंगे। इस इपोक में, कौन सी इपोक में हुआ? प्लायोसीन में हुआ। अगर पूछे किस एरा में हुआ
किस पीरियड में हुआ? टर्सरी पीरियड में हुआ। बातें क्लियर हुई ना? तो तीनों लैंग्वेज क्लियर हो गया। सबसे बड़ा जो हो गया यूनिट वो हो गया सेनोजोइक एरा। पीरियड कौन सा हुआ? टर्सरी पीरियड। और इपॉक्स हो गया हमारे क्लियर। ऐसा तो नहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो? नहीं नहीं, ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा है ना? आप लोग समझ पा रहे हो? देखो एक चीज तो जरूरी है, समझने के बाद सबको आता है, आपके एज में सब चीज समझ में आता है। मेन चीज है कमिटमेंट समझने के लिए। आप पूरे मन से आप इस बोर्ड पे फोकस करके देखो तो लगेगा ये सारा चीज बड़ी इजी है, राइट ना? और होता ये है कि 2 घंटे क्लास में हमारे माइंड कहीं और डेविएट होते हैं, तो वहां पे आप स्लो हो गए, लगा कि ये चीज नहीं आ रहा है। सो 2 घंटे 1.5 घंटे पूरा इफेक्टिव हो के अगर क्लास में आपने दे दिया तो घर पे 30 मिनट ही काम करना पड़ेगा, है या नहीं? जब आप टेबल वर्क करते हैं तो 30 मिनट में याद हो जाएगा। इस क्लास में जितनी बात बताया कितना % याद हुआ होगा? अभी जो मैंने आपको बताया पॉलिटिकल जियोमेट्रिकल, कितना % याद हुआ बताओ तो? अभी जितना आपके पास आ गया होगा, जिसके बलबूते पे बाहर कह सकते हो कैपेसिटी हमारे अंदर है, राइट ना, कि हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर फोकस कीजिए तो आपको क्लास के अंदर 60% चीजें आ जाती है, 40% हमारे टेबल वर्क रहता है, राइट ना, माने याद हो जाना। अब बच गया हमारे पूरे बिहार का कौन सा एरिया जियोलॉजिकली, ऐसा वाला एरिया। ये बिहार हमने कर लिया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारा बिहार का मेजर एरिया जो एग्रीकल्चर एरिया है, बहुत ही फर्टाइल एरिया है और कंप्लीट रूप से अंडरग्राउंड वाटर का भरपूर एरिया है, जहां ड्रेनेज है बेहतर, वो है प्लेन ऑफ इंडिया, भारत का मैदानी भाग, बिहार का मैदानी भाग उत्तरी क्षेत्र है। यहाँ पे देखिएगा ये पूरा का पूरा एरिया एलुवियल डिपॉजिट है और बहुत ही थिक एलुवियल डिपॉजिट है, और ये है प्लीस्टोसीन का। ये प्लीस्टोसीन नाम सुना होगा। अभी हमने चर्चा किया आपको, पहला पैलियोजोइक, दूसरा मेसोजोइक, तीसरा सेनोजोइक, और चौथा हम यूज करते हैं क्वाटरनरी, चतुर्थ। ऐसा 1 2 3 ये 4 हुआ ना, इसलिए नाम हुआ क्या? चतुर्थ। तो जब सेनोजोइक एरा खत्म हुआ ना, तो आपका समकालीन एरा शुरू हुआ, अभी का एरा शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले प्लीस्टोसीन आया और प्लीस्टोसीन के बाद होलोसीन आया। अगर पूछे जनरल क्वेश्चन अभी हम किस युग में जी रहे हैं, तो अभी का समकालीन युग हुआ क्या? होलोसीन, ठीक है। चूंकि हिमालय के बाद गंगा के मैदान का निर्माण हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं प्लीस्टोसीन। जो संपूर्ण विश्व में जानते होंगे कि हिम युग था, बर्फ का युग था, पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध और मेजर कॉन्टिनेंटल एरिया बर्फ के अंदर था। उस युग में हिमालय में के बाद हमारे गंगा के मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो कभी कभी देखिएगा आपको लैंड फॉर्म दे देगा और पूछ देगा कि इसमें से कौन सा सबसे नया है और सबसे पुराना कौन सा है। तो हमने बिहार के जितने टोपोग्राफी बताए उसको पुराने से नए क्रम में सजाइए। तो सबसे पुराना दक्कन का पठारी क्षेत्र, जो आपका जमुई, बांका, भागलपुर हुआ। उसके बाद का पुराना, उसके बाद का, और तो सबसे पुराना एरिया हो गया मैदानी भाग, जिसका निर्माण हुआ प्लेस्टोसीन। लिखिए तो लिखिए भारत का मैदानी भाग, बिहार का मैदानी भाग, द प्लेन ऑफ बिहार। इसको देखिए, आपने कहा हिंदी में लिखने के लिए, कुछ बच्चे ने कहा प्लीस्टोसीन को ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन को हम ट्रांसलेट तो नहीं करेंगे ना, है ना, मैदान कर सकते हैं, क्लियर। तो मैदान का निर्माण जो हुआ वो प्लीस्टोसीन में हुआ। अब मुकेश बोले देखो इसमें जितना याद करना है पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, उसको इंग्लिश में ही याद करेंगे, राइट, ठीक है। अब देखो चूंकि जियोलॉजी मुझे बताना था बिहार का, इसलिए मुझे जियोलॉजिकल एज तक जाना पड़ा, अदरवाइज इसकी जरूरत
नहीं पड़ती आपको। लेकिन आपका जो क्वेश्चन होता है जियोलॉजिकल एज से जुड़ा होता है। जब कभी भारत के लैंड फॉर्म्स को आप लाएंगे, कभी कभी देखिएगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है अरावली, विंध्याचल, पश्चिमी घाट और हमारा शिवालिक, पूछेगा इसमें से कौन सा पुराना है, तो वहां पे आपको अरावली नजर आएगा, शिवालिक नया नजर आएगा, लेकिन आपको जियोलॉजिकल एज नजर नहीं आएगा, राइट ना। उसमें दे दे कि किस एज में बना, देन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जिसको जियोलॉजी समझ है वो अच्छा से बना लेगा, गलती हो ही नहीं सकता। और मैं बताता हूं कि एग्जामिनेशन में टफ क्वेश्चन बना के कोई पास नहीं करता है, राइट ना। सारे इजी क्वेश्चन बना के और 2 एवरेज से अच्छा बना के पास कर जाता है। देखिएगा आमतौर पे जो आप फेल करते हैं, हम कभी फेल करते हैं, वो इजी क्वेश्चन को गलती करके आ जाते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में 2 ही चांस रहता है कि आप गलती कर सकते हो। अगर 5 से ज्यादा है तो टफ क्वेश्चन 5 का एज लेना बहुत ही मुश्किल है ना। आप सारी इजी क्वेश्चन कर जाओ और सिर्फ 2 भी टफ कर गए ना, तो 10 सीट भी है तभी मिलेगा नाम, है ना। सारे बच्चों की रैंक वहां पे होते हैं। तो कॉमन एरर को, जैसे मैंने कहा, इस चीज को अवॉइड करना है। सो चलिए जियोलॉजी के बाद बिहार की भू आकृति लिखें, फिजियोग्राफी ऑफ बिहार। फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, राइट। हाँ, प्लेन ऑफ बिहार तो बताया कि प्लेन ऑफ बिहार जो है का निर्माण जो हुआ है वो प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। हाँ हाँ यार देखो, ये जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी का एरिया है जिसे मैं पढ़ाने यहाँ आया नहीं हूँ, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, जहाँ से जियोमॉर्फोलॉजी शुरू होगा, तो जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन में फर्स्ट क्लास होता है जहाँ से आप लैंड फॉर्म्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे आपने वेगनर थ्योरी पढ़ा होगा, तो वेगनर थ्योरी में सारे के सारे एजेस की चर्चा हुई होगी, है ना। कार्बोनिफेरस आया होगा, क्रिस्टेशियस पीरियड आया होगा। जैसे सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ बिहार टाइप का, बिहार की जो प्रीलिम्स का नेचर है, पूछ दे कि पेंजिया कब टूटा, किस युग में टूटा। पेंजिया तो सबसे बड़ा भूखंड था ना, सबसे बड़ा महाद्वीप था, उस भूखंड का टूटना किस युग में हुआ। जनरल से क्वेश्चन है, क्लास 11 के एनसीईआरटी में पूछेगा ना। या ऐसा पूछ दे गोंडवाना लैंड कब टूटा, जिसे भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ, किस युग में हुआ, राइट। सो ये सारे जियोलॉजिकल एज से हैं, वहां पे आपको समझ होनी चाहिए, राइट। अच्छा ऐसा है, देखो इस क्लास में तो मैं नहीं पढ़ाया जियोलॉजिकल एज, आप यूट्यूब पे जाइए, है ना, आप मेरा नाम डालिए, है ना, और फिर जियोलॉजिकल एज डालिए तो पूरा वहां पे पढ़ा देगा, ठीक है ना। वह हमने यूट्यूब पे ऐसे ही अपलोड किया हुआ है, ठीक ना, एज ए जनरल इंट्रोडक्शन के लिए, तो वहां से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, वो समझ दे देगा। फिजियोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे है और अपलोड किया हुआ है, आस्था से भी किया हुआ है और मेरे अपने चैनल पे भी है। सो यू हैव अ फिजियोग्राफी, ओके। एक बार ऐसा करना कि उसके नोट्स बना लो, है ना। जब भी कोई चीज पढ़े तो ऐसा नहीं कि हवा में पढ़ गए, पढ़ने के बाद नोट्स बनाना सबसे जरूरी है। और नोट्स बन जाए ना तो अपने लैंग्वेज में 3 वर्ड लिखना जरूरी है, फिर आप ज्योग्राफी किसी को भी पढ़ा सकते हो, क्वेश्चन बनाने की बात तो छोड़ो, है ना। और जरूरी है अगर आप पार्टनर्स के साथ रह रहे हैं, रूम में 1-2 पार्टनर हैं, तो एक दूसरे को पढ़ा दो, बेहतर। हाँ, ग्रुप डिस्कशन नहीं है, आप उनको पढ़ा दो, आपको पढ़ा दें। ग्रुप डिस्कशन में तो बहस हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी फिर, है ना। मैं बताता हूँ कि आप एक दिन रखें कि भाई ये चैप्टर मैं आपको समझा रहा हूँ, पेशेंस से सुनो, और वो आपको स्केच बना के, डायग्राम बना के समझा दिया, देन वो जो आप दूसरे को पढ़ाने के लिए तैयार करते हो वो परफेक्शन आ जाता है। फिर यहाँ समझ के गए, पार्टनर को समझा दिया, ठीक है। चलें बात न करके यहाँ पे चले हम इस एरिया में, फिजियोग्राफी ऑफ बिहार। ऐसा हमने मैप बना लिया और इसमें लोकेट कर लिया ये एरिया नंबर 1, नंबर 2, फिर ओल्ड के सेंस में लिख लें, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ओके। नाम लिख दीजिए, शिवालिक,
वहां भी पढ़ा था, भुवाकृति में भी पढ़ेंगे। विंध्याचल, दक्कन का पठार, उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान। तो इस तरह का टोपोग्राफी है। इसको बनाइए बिहार की भूआकृति, उसमें मैप जरूर हो, इसके बाद इसका विश्लेषण सही हो जाएगा। हाँ मैप, हाँ एक चीज जरूर फॉलो कीजिए, डायग्राम्स और मैप शुरू में ही बना दिया कीजिए। जो कॉन्सेप्ट की व्याख्या करने चलिए उससे पहले सबसे पहले डायग्राम अगर आपको याद है तो डायग्राम बना जाइए, मैप याद है तो मैप बना जाइए, ठीक है, फिर जर्नी इजी हो जाएगी। ठीक है, बनाए, आगे चलें। शिवालिक से शुरू करते हैं। शिवालिक में यहां पे ये 3 लेयर बना लीजिए। शिवालिक का जो सबसे बड़ा अपर एरिया है और वेस्ट चंपारण में, उसको सोमेश्वर श्रेणी लिखिए। सोमेश्वर श्रेणी लिखिए। शिवालिक क्षेत्र नाम लिखिएगा, उसमें जितना इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं उसको लिखिए। क्लियर, चलें आगे बढ़ें। सो राइट देयर शिवालिक लिखिए। शिवालिक श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। देखिए शिवालिक इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। शिवालिक इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। शिवालिक श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। लेकिन शिवालिक क्षेत्र की विशेषताएं इस प्रकार है। दीज आर द मेन फीचर ऑफ शिवालिक एरिया और शिवालिक रीजन। दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ शिवालिक रीजन। शिवालिक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषता है। दीज आर द मेन फीचर ऑफ अ शिवालिक रीजन। सो फर्स्ट पॉइंट, जब भी प्रीलिम्स क्लियर करना हो तो सारे पॉइंट्स रटो, राइट। जैसे हमने यहाँ पे शिवालिक लिखा तो शिवालिक एरिया से आपको 5 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स याद हो तो फिर गलती ना होगा, है ना। पीटी क्लियर करने के लिए जरूरी है जो मेजर पॉइंट है उसका सब पॉइंट्स आपको फिंगर पे हो, कम से कम 4-5 पॉइंट बोल पाए तो क्लियर हो जाएगा। सो सोमेश्वर लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सोमेश्वर रेंज is located in West चंपारण। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यह इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस एरिया। यह इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है ऑफ दिस रीजन, राइट। अब यहां पे देखिएगा कि एक एरिया आता है जिसको बोलते हैं रामनगर दून, राइट। दून का अर्थ होता है, पहले समझिए उसके बाद उसको यहां पे इंटरप्रेट कीजिएगा। आमतौर पे ये होता है कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ऐसा कोई माउंटेन है, पर्वत है, पर्वतों के बीच में नदी का प्रवाह हो तो नदी के प्रवाह के साथ जलोढ़ का निक्षेप हो जाता है। जलोढ़ में मिट्टी का निक्षेप हो जाता है। फिर इस निक्षेप के कारण वो एरिया उपजाऊ हो जाता है ना। जब हिमालय के क्षेत्र में देखिएगा तो मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में देहरादून टाइप का है ना, पाटली दून है, कोटली दून है, ऐसे दून से। तो यहाँ पे देखिएगा समानांतर श्रेणी न होने के बावजूद कई श्रेणियां हैं और उसके बीच में बहुत सारे दून एरिया, डिपोजिटेड एरिया है।
इसको हम रामनगर दून्स कहते हैं। ये साउथ में फिर हरा वैली आती है, तो यहां पे लिखो रामनगर दून। लिखिए दून, लिखिए पहले दून लिख लीजिए, दून है क्या। लेकिन शिवालिक के दक्षिण में, हाँ सेकंड पॉइंट, लेकिन शिवालिक के दक्षिण में दून घाटियां हैं, दून घाटियां हैं। इन द साउथ ऑफ शिवालिक देयर आर दून्स, दून घाटियां हैं। समानांतर पर्वतों के बीच में निक्षेपित, इसको पहले हिंदी में लिख लेने दीजिए, लिखित समानांतर पर्वतों के बीच निक्षेपित घाटी को दून कहा जाता है। समानांतर पर्वतों के बीच निक्षेपित घाटी को दून कहा जाता है। लिखो दून्स आर द डिपोजिटेड, दून्स आर द डिपोजिटेड वैली located between two mountains. Deposited valley located between two parallel mountains. क्लियर हुआ? मेजर दून्स आपको याद होगा, पाटली दून, देहरादून, है ना, पैरेलल माउंटेन्स। जैसे हमने कहा कि यहां से नदी आई और इधर गई, तो ये मिट्टी डिपॉजिट करके गई ना, जब डिपॉजिट होगा तो वहां पे अच्छा फर्टाइल एरिया बन जाएगा, बहुत ग्रीनरीज का विकास हो जाएगा, पौधे लग जाएंगे और एक टूरिस्ट सेंटर हो जाएगा, है ना। अगर वहां मिट्टी का जमाव ज्यादा नहीं हुआ, पानी का जमाव हुआ, तो तालाब बन जाएगा, जिसको ताल कहते हैं, नैनीताल और सारे जो ताल्स हैं, है ना। तो दून घाटी आमतौर पे बहुत ही फर्टाइल एरिया, ग्रीनरीज एरिया, फॉरेस्ट एरिया होता है। आप इसको फॉरेस्ट डेटा में भी ये नजर आएगा, देखिएगा। यहाँ पे एक हरा वैली है, जो हरहा नदी का वैली है, लिखेगा। इसके दक्षिणी क्षेत्र में हरहा घाटी है। लिखो इन द साउथ ऑफ शिवालिक रीजन देयर इज हरहा वैली। हरहा वैली, हरहा इज अ नेम ऑफ विलेज, रिवर। देयर इज अ हरहा वैली। हरहा नदी की घाटी को हरहा वैली हमने कहा, राइट। सो आपका जो वेस्ट चंपारण एरिया में ये तीन स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे जो शिवालिक का हिस्सा है। अब जब ये रीजन खत्म होगा ना, तो यहां से यहां तक देखिएगा कि आपको डिपोजिटेड स्ट्रक्चर मिलेगा, जिस एरिया में, इस डिपोजिटेड स्ट्रक्चर एरिया में इस तरह का संरचना देख सकते हैं। ये माउंटेन्स हैं और फिर हम नीचे जा रहे हैं, तो देखिएगा जो सबसे बड़ा जो बोल्डर्स होगा वो यहाँ पे जमा होगा और फिर नदी यहाँ पे आएगी। तो ये पूरा का पूरा एरिया ये तराई एरिया आ जाता है। तराई की शुरुआत यहाँ हरा वैली के बाद हो जाता है और ये पूरा आपको किशनगंज तक ये पूरा एरिया मार्सी एरिया, पानी का जमाव का क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया के रूप में नजर आता है। अगर थोड़ा भी वर्षा हुआ है तो वहाँ पे पानी का जमाव हर एक बरसी होगा, हर एक बरसी फ्लड आएगा, राइट ना। इसका देखिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बताता हूँ। ये हमारा हिमालय है और इधर दक्कन का पठार है, और अगर ये स्लोप के बाद पहला मैदान शुरू हुआ, ये लोलैंड एरिया, तो यहाँ पे पानी तो हमेशा होगा ही होगा ना। और जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं बहुत ह्यूज अमाउंट में डिपॉजिट्स को जमा करती है, और उस एरिया में पानी के जमाव के कारण मार्सी एरिया का विकास होता है। जैसे यूपी के भी गोरखपुर से देखेगा वो एरिया शुरू हो जाता है उधर। तो यहाँ पे एरिया, इस रीजन को नाम दे दीजिए, जो फर्स्ट एरिया है तराई क्षेत्र। ये मैदान का उत्तरी क्षेत्र में बता रहा हूं, तराई क्षेत्र। लिखिए पूर्वी चंपारण से किशनगंज तक का क्षेत्र। हाँ, पॉइंट सेकंड का सोमेश्वर सैनी को छोड़ दीजिए, पॉइंट सेकंड कर लीजिए, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, ये मैं उत्तरी बिहार का एरिया बता रहा हूं, राइट, उसका सब पार्ट। तो उत्तरी बिहार ने लिख के आप पहले लिख लीजिए तराई क्षेत्र, तराई रीजन। तराई रीजन, क्लियर। लिखिए पूर्वी चंपारण से लेकर किशनगंज तक, फ्रॉम ईस्ट चंपारण टू किशनगंज,
पूर्वी चंपारण से लेकर किशनगंज तक शिवालिक से लगा हुआ तराई क्षेत्र है। फ्रॉम ईस्ट चंपारण टू किशनगंज देयर इज ए स्ट्रिप ऑफ lowland, there is a strip of lowland named as तराई region, उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। लिखो यह जल जमाव का क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र है। द स्ट्रिप ऑफ lowland, क्या कोई प्रॉब्लम आया? ये दोनों बात करें लास्ट में। आई हैव गिवन यू द स्ट्रिप ऑफ lowland। मैंने कहा कि निम्न भूमि का क्षेत्र है जो नेपाल से जुड़ा हुआ, शिवालिक से जुड़ा हुआ है। लिखिए अब जल जमाव का क्षेत्र है, बाढ़ का क्षेत्र है। दिस एरिया इज नोन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, दिस एरिया इज नोन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, जल जमाव का क्षेत्र है। एंड ऑल्सो नोन फॉर फ्लड, और बाढ़ का क्षेत्र है। जल जमाव का क्षेत्र है और बाढ़ का क्षेत्र है। अब देखो अच्छी चीज क्या है, हर एक एरिया का ड्रॉबैक भी होता है, पॉजिटिव चीज होता है। देखिए ये शिवालिक का एरिया है और यहाँ से नदियां आई और यहाँ पे पानी का जमाव की। पानी के जमाव के साथ सबसे अच्छा चीज क्या होगा कि शिवालिक से आने वाला लाइमस्टोन होगा। समझते हैं? जिस मिट्टी में लाइमस्टोन हो वो मिट्टी उपयोगी होता है अच्छे अनाज के लिए। तो इस एरिया में राइस का कल्टीवेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ऑफ फ्लड सीजन है, पानी प्रॉपर है, तो ये एरिया में मुख्य रूप से चावल का उत्पादन हो जाएगा। फिर देखिएगा जो जहाँ जल जमाव है वहाँ पटसन हो जाता है। तो ये दो एरिया, पूरा तराई रीजन का मेन क्रॉप्स क्या हो गया? राइस एंड जूट, है ना। लिखिए जल जमाव के कारण ड्यू टू स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, लिखिए जल जमाव के कारण ड्यू टू स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, जल जमाव के कारण ड्यू टू स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, दिस एरिया इज अ फेवरेबल एरिया फॉर राइस एंड जूट प्रोडक्शन। क्लियर? वहां पे क्या क्रॉप्स होगा? ऐसा पूछ दे कि किशनगंज ये आपका जो एरिया है इसका मेन क्रॉप्स क्या हुआ? राइस हुआ ना। होने का कारण क्या हुआ? ये लो लैंड है, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर है। हाँ, इस चीज को ऐसे पढ़िए। सो तराई रीजन का एक और भी बहुत ही ज्योग्राफिकल रीजन होता है जहाँ पे पानी का जमाव है, लो लैंड है, मॉइस्चर है। वहां पे देखिएगा डेंस फॉरेस्ट होगा, जो बचा हुआ भूमि होगा जहां कृषि नहीं होता होगा, सो स्ट्रिप ऑफ फॉरेस्ट एरिया होगा। लिखिए यह क्षेत्र वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दिस एरिया इज नोन फॉर फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर। अब देखो पूरी बिहार में आपको वन ढूंढना हो ऑप्शन में, कौन सा स्टेट कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, तो आपका एक इमेज आ जाएगा कि इस एरिया के डिस्ट्रिक्ट होंगे, अब अदर एरिया के नहीं होंगे। सो दिस एरिया इज नोन फॉर फॉरेस्ट कवर। सो देखो अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को पढ़ना अच्छा लगता है नहीं, लेकिन वर्ल्ड को पढ़ना उससे भी अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे बहुत डीप नहीं जाना होता है। इसलिए देखिएगा जो ज्योग्राफर आपको पढ़ाने आएंगे जो भी हैं, वो वर्ल्ड को पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, राइट ना। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब लोकल लेवल पे जाइएगा तो चीज़ें कम होती जाती है और लोकल सिग्निफिकेंस कारण जो वो चीज़ चेंज होता जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि ये एरिया हमने किया, फर्स्ट स्टेप एरिया अभी तक का ये हो गया, ये वाला, ठीक ना, ये वाला खत्म हो गया। अब हमारा ये एरिया है नॉर्दर्न बिहार का एरिया, जो सेंट्रल वो गंगा नदी से जुड़ा हुआ है ना। और यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, उन नदियों का मैदानी भाग है, उसको दो सेंस में पढ़ेंगे, एक टोपोग्राफी के सेंस में और एक आपको ऑप्शन आता है नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र। जैसे महानंदा दोआब है, गंडक का क्षेत्र है, कोसी का क्षेत्र है, घाघरा का क्षेत्र है,
ये ना आपको अलग अलग एरिया पूछता है। दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो वर्टिकल आता है, जैसे हमने आपको माउंटेन के बाद पढ़ा दिया कि तराई का एरिया है, इसके बाद के जो डिपॉजिट्स हैं उसको जनरल ज्योग्राफी की भाषा में खादर बांगर कहते हैं। खादर बांगर ऊपर वाला है ना, एंड यहाँ पे डेल्टा बनता नहीं है, डेल्टा की जरूरत नहीं है। तो हमारा पूरा का पूरा बिहार का जो मेजर एरिया है खादर का एरिया है, मेजर क्लोज टू रिवर बैंक है, बांगर कम मिलता है। और नदियों के आसपास के क्षेत्र में जो लोलैंड एरिया है जहाँ जल का जमाव रहता है उसको चौर कहते हैं। चौर देखते होंगे हर एक गांव के आसपास, देखिएगा जो राइस का कल्टीवेशन एरिया है वो आपका चौर कहलाता है, वो लोकल लैंग्वेज वहाँ यूज करते हैं। सो ये वर्टिकल पहले पढ़ लीजिए, लिखिए। हाँ लिखिए, बिहार के मैदानी भाग की भूआकृतियां लिखो। द टोपोग्राफी ऑफ बिहार प्लेन, टोपोग्राफी ऑफ बिहार प्लेन, बिहार के मैदानी भाग की भूआकृतियां। द टोपोग्राफी ऑफ बिहार प्लेन। तराई हमने पढ़ा दिया। अब लिखिए बांगर, बांगर लिखिए, ऐसे हिंदी में लिखिए। बांगर आपने इंडिया में भी पढ़ा होगा, लिखिए। पहले इसको समझिए, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं समझाता हूँ कि ये नदी है, ऐसा नदी का फ्लो हो रहा हो और नदी से दूर इस तरह का मोटा कोई बोल्डर्स का जमाव हो रहा हो या मोटे कण का जमाव हो रहा हो, उसको बांगर कहते हैं। इसके साइज छोटा कर दीजिए। जब छोटे कण का जमाव हो और क्लोज टू रिवर बैंक हो तो इसको हम खादर कह जाते हैं। सो इसको लिखेगा लैंग्वेज में, बांगर को लिखो। यह नदी के तट से दूर निक्षेपित क्षेत्र है, नदी के तट से दूर निक्षेपित क्षेत्र है। लिखो इट इज डिपोजिशनल एरिया, इट इज डिपोजिशनल एरिया अवे फ्रॉम द रिवर बैंक, अवे फ्रॉम द रिवर बैंक। डिपोजिशनल एरिया अवे फ्रॉम द रिवर बैंक, नदी के तट से दूर निक्षेपित क्षेत्र है जो, हाँ इसको लिखिए, हाँ इसको लिखिए। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। लिखो इट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल, इट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। क्लियर? अब लिखो खादर, दिस वन खादर, ये वाला हिस्सा यहां पे मैं लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है, इमेज से क्लियर हो जाएगा। यू राइट खादर, लिखो खादर, लिखो खादर नदी के तटवर्ती क्षेत्र में जलोढ़ का निक्षेप है। लिखो इट इज डिपोजिशन ऑफ एलुवियल क्लोज टू रिवर बैंक, इट इज डिपोजिशन ऑफ एलुवियल क्लोज टू रिवर बैंक, नदी के तट के समीप जलोढ़ का निक्षेप है। इट इज मोर फर्टाइल देन खादर, बांगर। लिखो बांगर की तुलना में यह अधिक उपजाऊ होता है। देखिएगा कभी कभी यूपीएससी बीपीएससी में बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ है, इट इज मोर फर्टाइल देन बांगर। कभी देखिएगा आयोग इस तरह के अंडरस्टैंडिंग को लेके पूछ लेता है। ये फैक्ट सभी बच्चों ने रट रखा होगा, पुराना होता है, नया होता है, उपजाऊ होता है, ये चीजें सबको समझ में होता है। क्यों होता है उसको समझिए कि आपका इतना बड़ा मिट्टी का क्षेत्र है और इसमें माइन्यूट कण है। जितना कण का आकार छोटा होगा जल ग्रहण क्षमता उतनी ज्यादा होगी, वो मॉइस्चर को बहुत लंबे समय तक रख सकता है। जैसे कोई बालू है ना, बालू पे पानी डाल के देखिए, थोड़ी देर के बाद लगेगा यहाँ पानी था ही नहीं कहीं, है ना। तो जितने कोर्स ग्रेन होंगे ना उतना कम कैपेसिटी होगा मॉइस्चर को रखने का, और जितना माइन्यूट कण होगा उतना मॉइस्चर को रिटेन करने की क्षमता होगी। तो खादर क्या हो गया, जिसमें मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता है, जिसके कारण उपजाऊ है। बाकी दोनों मिट्टी में लाइमस्टोन होता ही है, सारे कंटेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक ना। सो इसके कारण उपजाऊ होता है। सो खादर बांगर हमने पढ़ा दिया। चौर, चौर लिख लीजिए। लिखिए बिहार के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में
जल जमाव के क्षेत्र को चौर कहा जाता है। लिखो, चौर ही कहते हैं। चूंकि बिहार का लोकल टर्म्स है, आपको इंग्लिश के कोई ब्रितानी लैंग्वेज है नहीं वहाँ पे, सो लिखिए वहाँ चौर। लिखिए बिहार के उत्तरी भाग में वर्षा के ऋतु में जल का जमाव हो जाता है। इन नॉर्थ बिहार देयर इज ए स्टैग्नेशन ऑफ वाटर in lowland area, it is useful for agriculture and fisheries। लिखिए इसका उपयोग कृषि और मछली पालन के लिए किया जाता है। It is useful for agriculture and fisheries। आपने कभी ऐसा देखा अपने एरिया में? नॉर्थ बिहार से होंगे यहाँ, है ना? तो आपने देखा होगा आसपास के एरिया में द पीपल यूज फॉर फिशरीज एंड राइस बोथ, लाइक बंगाली कल्चर, है ना? वहाँ पे होता है। सो देखो यहाँ पे आज के लिए मैं इसको यहाँ समाप्त करता हूँ, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।